हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो नया टॉपिक है वो है गोलीय संधारित्र की धारिता। ये एग्ज़ाम 2020 में पूछा जा चुका है 4 मार्क्स में। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर एग्जाम में आ चुका है। अब की बार आया था 4 मार्क्स में आया था, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। उसमें ये पूछा था कि गोलीय संधारित्र क्या है और इसकी धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है ना, ये आया हुआ है इसलिए बेहतरीन टॉपिक है। आया हुआ है तो ही बेहतरीन है, क्योंकि ये एग्जाम में आने का चांस है। मतलब ये नहीं होता है कि जो रिपीट मतलब अब आ चुका है तो वापस नहीं आएगा, ये ज़रूरी नहीं होता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसलिए हर जो टॉपिक है मतलब जो लगता है कि मतलब इम्पोर्टेंट है तो वो इम्पोर्टेंट है ही, एग्जाम में आएगा वो। ठीक है ना, तो इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे और सुनोगे इसको और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। तो देखिएगा, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेमोराइज करा देता हूँ, पीछे का जो पढ़ा है थोड़ा सा करवाता हूँ। उसमें कुछ ये बताता हूँ कि मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बताया था। उसमें हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को याद किया था और वो भी अलग अलग केस में। अलग अलग केस की बात करें तो पहले तो हमने देखा था कि भाई प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कर ली थी हमने, जो कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में स्मॉल d के रूप में आ गई थी। फिर उसके बाद में हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखी थी माध्यम में। माध्यम कौन सा? पैरावैद्युत माध्यम में। कहने का मतलब प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ भरा हो, पैरावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो उस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखी थी। पैरावैद्युत पदार्थ भी क्या आंशिक रूप से भरा हो, दूसरा केस था पूर्ण रूप से भरा हो। तो पूर्ण रूप से भरा हो तो उस स्थिति में संधारित्र की धारिता आई थी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A अपॉन में स्मॉल d। धारिता क्या हो गई थी? निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन r गुना बढ़ गई थी पैरावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में। ठीक है, और फिर हमने आंशिक रूप से अगर पैरावैद्युत पदार्थ भरा हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी वो भी हमने कैलकुलेट कर ली थी। उसमें भी हमने देख लिया था क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आया था, नीचे आया था d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r के रूप में आया था। तो ऐसे ये हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे गोलीय संधारित्र की। वैसे एक संधारित्र बेलनाकार संधारित्र भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो अब सुनिए गोलीय संधारित्र क्या है। तो गोलीय संधारित्र एक ऐसा संधारित्र होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दो लगभग समान आकार के चालक गोले, दो लगभग समान आकार के और सेकेंद्रीय चालक गोले जिन पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? गोलीय संधारित्र बोलते हैं। देखिएगा, आपके सामने एक व्यवस्था दिखा रखी है, इसमें दो चालक गोले हैं। पहले मतलब दो चालक गोले हैं और चालक गोलों का नाम भी दिया है। चालक गोला A है, चालक गोला B है। चालक गोले A की जो त्रिज्या है वो R1 है, चालक गोले B की जो त्रिज्या है वो R2 है। R2 बड़ी है R1 से, यानी चालक गोला B बड़ा है चालक गोले A से। ठीक है, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समान परिमाण का आवेश है और प्रकृति इनकी क्या है? विपरीत है। ठीक है ना, तो ऐसी व्यवस्था हमारे पास क्या बन गई? गोलीय संधारित्र के रूप में बन गई ना ये व्यवस्था। और इसका देखो बाहरी सिरा क्या कर रखा है? ग्राउंडेड कर रखा है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, जो कि मैंने अभी बताई है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिएगा, ऐसी व्यवस्था जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकार वाले सेकेंडरी चालक गोले क्या कहलाती है? गोलीय संधारित्र कहलाती है। अब धारिता की गणना करनी है। धारिता की गणना करना ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। इसका जो डेरिवेशन है वो देखिएगा, डेरिवेशन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। इस धारिता से रिलेटेड, धारिता को ज्ञात करने के लिए गोलीय संधारित्र से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें विभव का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि धारिता को निकालने के लिए विभव की जरूरत पड़ेगी। विभव आपको पता है C बराबर Q अपॉन V होती है धारिता, तो V को तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। और V को कैसे ज्ञात करेंगे वो देखेंगे अब। तो V मतलब विभवांतर होता है। विभवांतर कैसे निकालोगे? V मतलब यहाँ विभवांतर है। विभवांतर मतलब गोले A और गोले B का जो विभव का जो अंतर है वही विभवांतर होगा। ठीक है, गोले A और गोले B का जो विभव का जो अंतर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। तो सबसे पहले हम गोले A का विभव निकालेंगे, फिर गोले B का विभव निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे और विभवांतर आ जाएगा। और विभवांतर आने के बाद में हम क्या कर देंगे? यहाँ V की जगह मतलब Q में भाग लगा देंगे, विभवांतर का धारिता आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से। देखो, ये जो गोला आपको दिख रहा है, ये गोला दिख रहा है, गोला A, इसका नाम दिया मैंने गोला A, पूरा दिख रहा होगा आपको गोला A, जिसकी त्रिज्या कितनी है? R1। त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी? R1 ली है। ठीक है, अब जो दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या मैंने बताई है कितनी? R2।
त्रिज्या R2, ये भी आपको दिख रही होगी स्पष्ट रूप से। और गोले B का जो बाहरी पृष्ठ है उसको भूसंपर्कित किया गया है, ये भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अब आगे देखिएगा, शुरुआत में जो गोला A है वो निरावेशित डिस्चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चार्ज करना पड़ेगा, यानी आवेशित करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक धातु की रोड है, धातु की रोड जिसका नाम है यहाँ पर R, और जो कि धनावेशित है, कैसी है, धनावेशित है। और इस रोड का संपर्क मैंने किससे करवा दिया, गोले A के बाहरी पृष्ठ से करवा दिया, गोले A के बाहरी पृष्ठ से जोड़ दिया। कहने का मतलब धातु की जो छड़ है R जो कि धनावेशित है, इस छड़ को मैंने गोले A के बाहरी पृष्ठ से जोड़ दिया, जिससे गोले A का जो बाहरी पृष्ठ है वो क्या हो गया, धन आवेश से क्या हो गया, आवेशित हो गया। दिख रहा है आपको, धन आवेश से क्या हो गया, आवेशित हो गया, यानी गोले A के बाहरी पृष्ठ पर धन आवेश एक समान रूप से फैल गया। अब ये जैसे धनावेश आएगा तो यहाँ गोला जो B दिख रहा है आपको, इस गोले B की आंतरिक सतह पर विद्युत प्रेरण के द्वारा क्या हो जाता है, ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। गोला जो B दिख रहा है, गोला B है, इस B की आंतरिक जो सतह है, इनर सरफेस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है विद्युतीय प्रेरण के द्वारा। हो गया भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। अब देखिएगा आगे का जो टॉपिक है, मतलब आगे का जो इसमें बात करेंगे आगे जो, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले गोले A का विभव कैलकुलेट करते हैं, गोले A का विभव कैलकुलेट करते हैं, विभव को ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से गोले A का विभव ज्ञात करेंगे वो सुनिएगा। देखिएगा आपको पता है ये पूरा गोला A है और इस पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। तो धनावेश के कारण गोले A का विभव कितना होगा भाई, अरे इस पूरे धनावेश को हम क्या मान सकते हैं कि ये धनावेश सारा का सारा गोले के केंद्र पर समाहित हुआ, ऐसा लगता है, ऐसा होता है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि सारा का सारा धनावेश कहाँ है, इस गोले के केंद्र पर क्या है, समाहित है। तो इस केंद्र पर पूरा का पूरा आवेश आ गया, तो वो एक पॉइंट के रूप में आ गया, पॉइंट यानी बिंदु के रूप में। तो बिंदु आवेश के कारण हमने विभव पढ़ रखा है, V बराबर क्या होता है, KQ में R पढ़ रखा है ना, KQ/R। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, बाहरी पृष्ठ पर जो भी आवेश दे रखा है, गोले A के बाहरी पृष्ठ पर जो भी आवेश दे रखा है, उस आवेश के कारण हमने विभव को कैलकुलेट कर रखा भाई। सतह पर बाहरी पृष्ठ पर जो विभव है वो हमने कैलकुलेट कर रखा है, V बराबर KQ/r के रूप में होता है। ये पढ़ा हुआ है हमने, ये चैप्टर 2 में देख लिया, चैप्टर 3 में विभव वाले चैप्टर में। तो V बराबर क्या होता है, KQ/r। और ये जो विभव आया है जो कि बाहरी पृष्ठ पर आया, गोले A के बाहरी पृष्ठ पर आया है, बाहरी पृष्ठ पर आया है भाई, V बराबर KQ/r। R की जगह हम यहाँ क्या रखेंगे, गोले A की त्रिज्या R1 रखेंगे। तो हमारा गोले A का जो विभव आएगा वो कितना आया है, KQ/R1 आ गया। कौन से आवेश के कारण, धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण जो गोले के A के बाहरी पृष्ठ पर फैला हुआ है, ठीक है। और ये जो विभव आया है ये बाहरी पृष्ठ पर आया है, बाहरी पृष्ठ पर आया है। ये विभव कहाँ होगा, गोले के अंदर भी होगा भाई। आपको पता है जो विभव गोले के बाह्य पृष्ठ या बाह्य सतह पर होता है वो विभव कहाँ होता है, गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है ना। प्रत्येक बिंदु पर क्या रहता है, समान रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा लैंग्वेज तो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, लैंग्वेज को पूरा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक्सप्लेन मैंने यहाँ कर दिया है, लैंग्वेज पूरी लिखी हुई है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, फिर अभी मैं बताऊंगा आपको ये लैंग्वेज भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी देखिएगा, हाँ, तो ये विभव देखिएगा, यहाँ से देखिएगा यहाँ पर चालक गोले A के जो बाहरी पृष्ठ पर +Q आवेश के कारण विभव आया वो यही तो आया। समीकरण 1 को आप ध्यान से देखो, V1 = 1/4πε0Q/R1 समीकरण 1 है, दिख रहा भैया। तो ये होता है +Q आवेश के कारण विभव। और ये विभव कहाँ होगा, गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर होगा, प्रत्येक बिंदु पर यही विभव होगा, हो गया, ठीक है भाई। अब ये तो गोले A पर विभव किसके कारण आया है, +Q आवेश के कारण आया है। अब आपसे अगर पूछा जाए क्या विभव जो गोले A पर विभव है वो विभव खाली प्लस आवेश के कारण ही आएगा या फिर अन्य आवेश के कारण भी आएगा, मतलब यहाँ पर जो गोला A है, इस गोले A पर विभव अकेले +Q आवेश के कारण ही आएगा, ऐसा नहीं है।
प्लस क्यू के कारण ही नहीं आएगा, अपितु माइनस क्यू आवेश के कारण भी इस गोले ए पर विभव आएगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण किस प्रकार से आएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव बनता है गोले बी का, जो विभव मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कितना बन रहा है यहाँ पर आप देखिएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव 1/4πε0 क्यू अपॉन R2। गोले डी की त्रिज्या कितनी है R2, तो यहाँ माइनस में आएगा माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन R2 आएगा। लेकिन ये जो विभव आया है, ये विभव गोले बी के प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगा, गोले बी के प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगा, समान रहेगा। अब गोले बी के अंदर ही हमारा गोला ए है, तो इसीलिए गोले ए के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव आएगा वो किसके कारण से आएगा, किसके कारण से और आएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण से भी आएगा गोले ए के प्रत्येक बिंदु पर। तो क्योंकि आपको पता है गोला ए का गोले बी के अंदर ही तो है, अब अंदर है तो आपको पता है गोले बी के लिए जो विभव हमने निकाला है वो विभव क्या है, वो विभव क्या होगा, पूरे गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान रहेगा। अब गोला ए गोले बी के अंदर है ही, तो ए पर विभव क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण से भी विभव आएगा, और वो कितना होगा देखिएगा आप, V2 बराबर -1/4πε0 क्यू अपॉन R2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर गोले बी की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर विभव ये आएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है भाई, अब माइनस क्यू आवेश के कारण तो ये विभव था, लेकिन ये विभव कहाँ है, गोले के अंदर हर बिंदु पर क्या है, समान है। अब हर बिंदु पर है ये विभव, प्रत्येक बिंदु पर है ये विभव। अब हमारा गोला ए क्या है, गोले बी के अंदर ही तो है, तो अंदर है तो अंदर होगा, तो इस वजह से गोले ए पर विभव क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण आएगा, और वो कितना आएगा, वो ये आएगा गोले ए पर विभव, क्योंकि अंदर है ना ये, तो अंदर के लिए तो हर बिंदु पर समान ही है, तो अंदर क्या हमारा गोला ए है, और गोला ए है तो इसलिए गोले ए के प्रत्येक बिंदु पर विभव माइनस क्यू आवेश के कारण जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है ना, ए पर विभव है माइनस क्यू आवेश की वजह से। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब अतः ए पर परिणामी विभव क्या होगा, परिणामी विभव कितना होगा भाई। अब ए पर तो एक तो खुद के आवेश के कारण विभव आया है, और एक माइनस क्यू आवेश के कारण विभव आया है, तो ए पर परिणामी विभव कितना बनना चाहिए भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण भी है, माइनस क्यू आवेश के कारण भी है, तो दोनों विभवों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ए पर क्या आ जाएगा, परिणामी विभव आ जाएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कितना है, प्लस क्यू आवेश के कारण कितना है V1, और माइनस क्यू के कारण कितना है V2। तो यहाँ वैल्यूज रखनी है V1 और V2 की, तो V1 और V2 का मान आपको पता है, V1 का मान देखिए समीकरण 1 से ये रहा, और V2 का मान समीकरण 2 से, तो दोनों वैल्यूज आप रखोगे, माइनस है बीच में। ठीक है, और फिर इसको सोल्व करोगे तो ये Q अपॉन 4πε0 कॉमन रहेगा, और अंदर 1/R1 माइनस 1/R2 रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा VA बराबर क्या हो जाएगा, इसमें Q अपॉन 4πε0, अभी इसमें एलसीएम लेंगे R2 माइनस R1 अपॉन R2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। तो ये आ गया गोले ए का विभव, गोले ए का विभव या गोले ए पर परिणामी विभव। ठीक है, अब देखिएगा बी की बात करें तो बी यहाँ भू संपर्कित है, ग्राउंडेड है। बी क्या है, भू संपर्कित है, अतः बी का विभव क्या होगा, शून्य होगा। शून्य क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी का विभव हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, इसीलिए पृथ्वी से जुड़ा कोई भी चालक जो पृथ्वी से जुड़ा है उस चालक का विभव क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर चालक बी जुड़ा है, चालक गोला बी जुड़ा है, तो इसका विभव क्या होगा, 0। तो अतः ए और बी के बीच में विभवांतर कितना बढ़ेगा भाई। अब आपको पता है कि v बराबर क्या होता है, VA माइनस VB, विभवांतर क्या होता है VA माइनस VB, तो बराबर VA माइनस 0। 0 क्यों किया, क्योंकि b का विभव क्या है, यहाँ 0 है, तो यहाँ से ये 0 हो गया, तो v बराबर VA, तो VA का मान समीकरण 3 से हम रख देंगे, तो ये समीकरण 4 हमें मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 और 4 दोनों सेम ही है भाई, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि v बराबर क्या आ गया, VA आ गया है। अब अतः गोलीय संधारित्र की जो धारिता आएगी वो क्या आएगी, C बराबर Q अपॉन V के रूप में आएगी। अब Q V का मान समीकरण 4 से हम रख देंगे समीकरण 5 में, तो रखेंगे तो जो कटता है उसको काट देंगे, जैसे Q से कट गए हैं। अब इसको सोल्व जैसे ही करोगे आप, तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, C इक्वल्स टू 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, समीकरण 6 के रूप में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा।
और ये समीकरण जो 6 है, ये 6 है भाई, ये समीकरण 6 है, समीकरण 6, ये समीकरण 6 है, ये ध्यान रखिएगा। समीकरण 6 है वो क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए क्या है, व्यंजक है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो क्या था, जब हमारे जो गोले हैं ना, दो चालक गोले, उनके बीच में क्या है, निर्वात या वायु है, तो उस स्थिति में क्या है, ये गोलीय संधारित्र की धारिता। अगर कोई माध्यम हो, एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का कोई पराविद्युत पदार्थ है, दोनों गोलों के बीच में भरा हो, तो उस स्थिति में संधारित्र की धारिता भाई क्या हो गई, यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप लिख लेना कॉपी में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देते हैं अलग से, इसको थोड़ा आप पहले लिख लेना इसमें, ठीक है भाई। ये लिख देते हैं, यहाँ CM कर देता हूँ मैं, ये पेन काम नहीं कर रहा यार, नहीं यार, छोड़ो इसको, 1 मिनट आप यहाँ से देख लीजिएगा। देखो इसमें यहाँ जो एप्सिलॉन नोट है ना, इसके आगे मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन आर और कर लेना, ठीक है ना। ये फिर माध्यम के लिए जब प्लेट नहीं, यहाँ पर क्या है, गोले हैं, तो चालक गोलों के बीच में क्या भरा हो, एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का कोई पराविद्युत पदार्थ भरा हो, तो उस स्थिति में उस गोलीय संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन आर से गुणा और कर देना। माध्यम के लिए धारिता आ जाएगी फिर, ठीक है ना। ये तो माध्यम नहीं है, ये जो समीकरण 6 निकाला है, ये कौन से केस में निकाला है, जब गोलों के बीच में क्या हो, निर्वात या वायु, उस स्थिति में संधारित्र की धारिता है। अगर आप माध्यम के लिए निकालोगे तो उसमें आपको एप्सिलॉन आर से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। समीकरण 6 को एप्सिलॉन आर से गुणा करना पड़ेगा, इतना ही करके लिखना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि उस केस में दोनों गोलों के बीच में हमें एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का पराविद्युत पदार्थ भरना है, तो उस स्थिति में हमारी जो गोलीय संधारित्र की धारिता है वो क्या हो जाएगी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर से गुणा हो, मतलब एप्सिलॉन आर से गुणा हो जाएगा, ये C किससे गुणा हो जाएगा, एप्सिलॉन आर से, बस ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक आ गया समीकरण 6, और माध्यम के लिए आप कर लेना, मैंने जैसे बताया है, हिंट दी है उस हिसाब से, ठीक है ना। बाकी ये देखो मैंने ये लैंग्वेज को एक्सप्लेन नहीं किया, बाकी आप देख लेना, इसमें कोई खास बात नहीं, जो मैं बोली वही चीज़ें लिखी हुई है इसमें। अब ये बोलने की बार बार क्या ज़रूरत है, आप इसको देख लेना, जो चीज़ें मैंने बताई एक्सप्लेन की वही है यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। तो ठीक है भाई, तो ये टॉपिक था आज का हमारा, अच्छा टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ठीक है भाई, थैंक यू।